बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में जारी है, हेडिंग टुवर्ड्स इट्स एंडिंग, और कल दूसरा सेमीफाइनल हुआ है मोरक्को और फ्रांस के दरमियान, जिसमें फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 ये शिकस्त दे दी है, 2-0 से शिकस्त हो गई। इसके साथ साथ ही फाइनल की जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो चुकी है। फाइनल में मुकाबला होगा फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना। दो बड़े मुकाबले हैं, दो बड़े प्लेयर दोनों एंड पर मौजूद हैं दोनों टीम्स में, मेसी वर्सेस एम्बापे। और इसके साथ साथ जनाब दोनों टीमें दो दफा वर्ल्ड कप जीत भी चुकी हैं। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हम जनाब जो रात को मैच हुआ दूसरा सेमीफाइनल अल बैत स्टेडियम में जो खेला गया। फ्रांस ने 2-0 जो शिकस्त दी है मोरक्को को, उस हवाले से अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी बहुत शुक्रिया हमजा। मैं अपने आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ न्यूयॉर्क टाइम्स के एक हेडलाइन के साथ करना चाहूँगा। ओके। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल के सेमीफाइनल के बाद ये हेडलाइन दी है कि वर्ल्ड कप चाहे फ्रांस जीते या अर्जेंटीना जीते, ये वर्ल्ड कप मराकेश के नाम ही रहेगा। अच्छा। तो मराकेश की टीम ने जिस तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और हमने ये बात कल की थी कि सेमीफाइनल एक बड़ा मुकाबला होता है और उसमें जो है हर टीम इस माइंडसेट के साथ आती है कि सामने चाहे मोरक्को हो चाहे क्रोएशिया हो, किसी किस्म का कोई लूप होल नहीं देना और इस मैच को जो है वो हर हाल में जीतने की कोशिश करनी है। तो वही कल किया फ्रांस ने। जाहिर है कि वो ऑन पेपर बड़ी टीम थी, वो माइंडसेट के एतबार से बड़ी टीम थी, वो टीम शीट के एतबार से बड़ी टीम थी। और 5वें मिनट में एक ऐसा गोल मोरक्को की टीम ने कंसीड कर लिया कि जो मेरा ख्याल है कंसीड नहीं होना चाहिए था उस पास में, और जिससे प्रेशर बिल्ड हो गया। जी हाँ, उससे प्रेशर बिल्ड हो गया। उसके बाद जाहिर है हमने कल ये बात भी की थी कि मैच का मोमेंटम जो है वो टीम तय करती है जो पहला गोल स्कोर कर ले। exactly. तो पहला गोल वो फ्रांस को अर्ली गोल मिल गया। उसके बाद जो है जाहिर है कि उन्होंने मैच के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखा और उस मैच को बिलाखिर वो 2-0 से जीतने में कामयाब हो गए। सही है। अच्छा, लेकिन स्टार्ट के बाद अगर देखा जाए तो जो 50 to 70 मिनट्स के बिटवीन जो जनाब ये 20 मिनट थे, बड़ी जान मारी मराकेश ने और ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सके। उनके गोलकीपर ने कमाल की एफर्ट की और एक भी हमला कामयाब नहीं होने दिया। जी हाँ, मेरे चेहरे पर आप स्माइल जो देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि किसी भी टीम का कोच जो है उसको अपने प्लेयर से यही चाहिए होता है कि किस किस्म का रिस्पांस वो देकर आ रहे हैं फील्ड के ऊपर। हार जीत जो है उसमें लक का फैक्टर भी होता है, और हार जीत मतलब जाहिर है वो कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। तो जो डिमांड की जा रही होती है फैंस की तरफ से, जो डिमांड की जा रही होती है कोच की तरफ से, वो यही होती है कि टीम अपना 100% फील्ड के ऊपर जो है वो देकर आए। और यही कल एग्जैक्टली शो किया मोरक्को की टीम ने। उन्होंने गोल कंसीड करने के बाद पहले हाफ के अंदर भी, पहले हाफ के एंडिंग मोमेंट्स के अंदर 44 मिनट में जवाद अल यामिक ने जो एक ओवरहेड अटैम्प्ट ली वो भी पोल से जाकर लगी, और वो एक फिंगर टिप सेव हुई गोलकीपर हुगो लॉरिस से, जो कि एक बहुत शानदार सेव थी। अगर वो फिंगर टिप ना होती तो हो सकता था कि वो बॉल पोल को लग के गोल में चला जाता। तो उसके बाद मराकेश ने बहुत शानदार रिस्पांस दिया। सेकंड हाफ का भी बहुत अच्छा आगाज़ हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो कन्वर्ट नहीं कर पाए उन शॉट्स को जो उनको चांसेस मिले। उनके थ्रू पासेस उनके बहुत अच्छे थे, उनकी पेनिट्रेशन भी के अंदर बहुत अच्छी थी, और ये एक शानदार रिस्पांस था एक ऐसी टीम की जानिब से जो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रही थी। और हारने के बाद भी जनाब जिस तरह से सजदा किया उन्होंने, और हिम्मत नहीं हारे। मैच हार गए लेकिन दिल जीत लिए मराकेश की में। पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अरब ममालिक जितने भी हैं, मेरा ख्याल ये टर्की के बाद दूसरी टीम है जो इस स्टेज तक पहुंची है। टर्की क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था। टर्की की टीम ने 2002 के वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। सेमीफाइनल में उनको ब्राज़ील टीम से 1-0 से शिकस्त हुई थी। रोनाल्डो ने गोल किया था, मशहूर ज़माना प्लेयर रोनाल्डो। और इस वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि जो थर्ड पोजीशन का प्ले ऑफ होने जा रहा है सैटरडे को, जो रात 8 बजे खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो उसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड हो गया। और अब लोग जो है वो उस मैच को भी दिलचस्पी से पहले तीसरी पोजीशन के लिए कोई खास तीसरी पोजीशन के मैचेस की जो व्यूअरशिप होती थी वो आमतौर पर बहुत कम होती थी, क्योंकि तीसरी पोजीशन में वो टीमें आती थी जो सेमीफाइनल हार कर आती थी। और 2018 में ये पोजीशन जो है वो बेल्जियम की टीम ने हासिल की। 2014 के वर्ल्ड कप में भी ये पोजीशन जो है वो नेदरलैंड्स की टीम ने हासिल की, और किसी को मेरा ख्याल याद भी नहीं है कि उन्होंने थर्ड पोजीशन के मैच में ब्राज़ील को हराया था। तो इस तरह से जो थर्ड पोजीशन का मैच होता है वो 2002 के बाद में ख्याल टर्की ने जब थर्ड पोजीशन हासिल की, तो उस वक्त से लेके अब तक शायद ये इस लिहाज से मुनफरिद मैच होगा कि इसकी व्यूअरशिप भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और ये मैच देखने से ताल्लुक़ रखता होगा। और वजह उसकी सिर्फ यही है कि मराकेश की टीम ने एक तारीख रकम की है और वो अपने आप को इस पोजीशन पर ले आई है कि वो वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन की कंटेंडर है। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे प्लेयर का तज़किरा किया मराकेश के। जिस प्लेयर का तज़किरा मैं करना चाहता हूँ आज ख़ास तौर पर, सुफियान अमराबाद, जो उनके सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड ये कायम किया है कि वो 50 मरतबा पोजेशन विन बैक करने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं इस वर्ल्ड कप के दौरान। सही। अच्छा, तो जब ये तीसरी पोजीशन के लिए मोरक्को वर्सेस
क्रोशिया मैच है, इसमें क्रोशिया ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। देखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि ऑन पेपर ज़ाहिर है यूरोपियन टीम स्ट्रांग है अफ्रीका की टीम से निस्बत, और उसकी एक रीज़न हमने कल ये भी बयान की थी कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं यूरोप के मुख्तलिफ क्लब्स के अंदर, और कल जिन लोगों ने गोल किए हैं, दोनों गोल जो फ्रांस के आने पर स्कोर किए गए हैं, वो दोनों प्लेयर ओरिजिनली फ्रांस के नहीं है। थियो हर्नांडेज ने गोल स्कोर किया है, उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर स्पेन से है, और कोलो मुआनी जो है जिन्होंने दूसरा गोल कल स्कोर किया है, यंगस्टर है, दोनों को बड़ा नाम नहीं है फ्रांस की टीम की जानिब से। जी हाँ, ये थियो हर्नांडेज जो है ये लेफ्ट बैक हैं, और ये इस टीम का हिस्सा ना होते अगर इनके भाई लूकस हर्नांडेज इंजर्ड ना होते। तो लूकस हर्नांडेज जो है वो फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक हैं, वो इंजर्ड हुए तो उन्होंने रिप्लेस किया। और कोलो मुआनी जो है वो बिल्कुल यंग प्लेयर हैं, अभी उन्होंने कल आते ही 44 सेकंड में गोल कर दिया। ये बेसिकली कांगो से ताल्लुक रखते हैं। तो इस वक्त जो दोनों टीमें फाइनल में मौजूद हैं, उसमें दिलचस्प बात यह है कि यूरोपियन जो डिसेंट के प्लेयर्स हैं, जो बुनियादी तौर पर यूरोपियन है, वो बहुत ही कम है। शायद मेरा ख्याल है 4 प्लेयर ऐसे हैं फ्रांस के स्क्वाड में जो आपको फाइनल में नजर आ सकते हैं फाइनल के 11 खेलते हुए। सही। तो फ्रांस तो ऑलरेडी 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है, मराकेश के पास एक बहुत बड़ा मौका था जो कहीं ना कहीं ज़ाया हो गया है। अब क्या देख रहे हैं फ्रांस और जो अर्जेंटीना का, 2 बड़े ऑलरेडी 2 वर्ल्ड कप जीत चुके। मेरा ख्याल फ्रांस ने 1998 और 2018 का जीता, अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में, और अगर हेड टू हेड देखा जाए तो 12 दफ़ा ये आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अर्जेंटीना का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। वो मेरा ख्याल 6 दफ़ा अर्जेंटीना और 3 दफ़ा इन्होंने जीते हैं और बाकी 3 ड्रॉ हुए। जी हाँ, ये एक माउथ वाटरिंग क्लैश होगा। इसमें जो न्यूट्रल फैंस थे वो ज़ाहिर ये तवक्को कर रहे थे कि ये दोनों टीमें फाइनल में आए, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल बहरहाल जो है वो इस किस्म का नहीं होना चाहिए कि वन साइडेड हो जाए या कोई ऐसी तगड़ा फाइनल होगा। ये एक तगड़ा फाइनल होगा, और इसमें ऑन पेपर मेरा ख्याल है कि अर्जेंटीना की टीम को पहली मर्तबा कोई ऐसी टीम मिली है जो ऑन पेपर उनसे स्ट्रांग है। अच्छा। और अर्जेंटीना का ये जो वर्ल्ड कप का रन है अब तक फाइनल में, इसमें खास बात ये भी है कि अर्जेंटीना ने अभी तक किसी ऐसी टीम को फेस नहीं किया जो पहले से वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हो। जर्मनी जैसी टीम या फ्रांस जैसी टीम, फ्रांस से इनका राउंड ऑफ 16 में मैच एक्सपेक्टेड था, लेकिन लकीली अर्जेंटीना ने वहाँ पर अपना ग्रुप टॉप कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ उन्हें अवॉइड कर लिया। और हम ये जानते हैं कि 2018 के वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 में फ्रांस ने ही अर्जेंटीना को 4-3 से हराकर बाहर किया था। तो जिस रिवेंज की हम रोजाना के बुनियाद पर बात करते हैं, वो रिवेंज मिशन अभी भी ऑन है अर्जेंटीना के लिए। लेकिन इस टाइम पे किसे हराया हुआ है? फ्रांस को हराया गया अर्जेंटीना की जाने से। अगर जो रिसेंट अगर मैच की बात करें इस वर्ल्ड कप से पहले भी, जी इस वर्ल्ड कप से पहले इनका मैच लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ, जिसमें फ्रांस की टीम ने 4-3 से अर्जेंटीना की टीम को शिकस्त दी और अर्जेंटीना की टीम को वर्ल्ड कप से उन्हें एलिमिनेट किया। तो जो रिवेंज का सिस्टम चल रहा है कहीं ना कहीं, जी हाँ, ये बात उनके ज़हन में बहरहाल होगी। लेकिन एक डिफरेंस जो अर्जेंटीना की उस टीम और इस टीम में है, जिसका तज़किरा हम बार बार कर रहे हैं, कि ये वो टीम है जिसको लियोनेल मेसी कैरी करके यहाँ तक लेकर आए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इस टीम के अंदर लकीली एक ऐसा फाइन बैलेंस बन गया मेसी के इर्द गिर्द। ये सारे 10-11 प्लेयर वो हैं जो मेसी के इर्द गिर्द उस तरह से उनकी एक वो जेलिन हो चुके हैं उस टीम के अंदर। तो अर्जेंटीना की टीम को ये एडवांटेज बहरहाल मिलेगा, लेकिन ऑन पेपर जो है वो इस मैच में फ्रांस की टीम स्ट्रांग रहेगी। और फ्रांस की अगर टैक्टिक्स की हम बात करें तो कल भी आपने ये देखा होगा, राउंड ऑफ 16 के मैच में भी ऐसा हुआ। अब तक फ्रांस ने जो 6 मैचेस खेले हैं उनमें से सिर्फ 2 मैचेस में ऐसा हुआ है कि फ्रांस की टीम ने ज़्यादा पोजेशन कैरी किया है। बाकी 4 मैचों के अंदर फ्रांस की टीम का पोजेशन बहुत ही कम था, और कल मेरा ख्याल है कि 62% बॉल पोजेशन जो है वो मराकेश के पास रहा और 38% पोजेशन सिर्फ फ्रांस के पास रहा। तो फ्रांस की टीम की जो आपको इस वर्ल्ड कप के अंदर टैक्टिकल डिसीजन नजर आ रहे होंगे वो भी कुछ इस किस्म के हैं कि वो बॉल होल्ड करने की कोशिश नहीं करते। हमने कल ये बात की थी कि मराकेश की टीम अभी तक इसलिए यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने अपनी उस स्ट्रेंथ को समझा है और उस स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने एतमाद किया है। सेम यही कर रही है फ्रांस की टीम। फ्रांस की टीम बॉल बहुत ज़्यादा कैरी करने की कोशिश नहीं कर रही। उनको पता है कि हमारी सेकंड टियर मिडफील्ड खेल रही है, पॉग्बा इंजर्ड है, n'Golo कांटे इंजर्ड हैं, तो इस किस्म की जो उनकी फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड थी, कल रैबियो भी इंजर्ड होकर बैठे हुए थे एक वायरस की वजह से, तो उनकी जो फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड है वो तो वैसे ही नहीं खेल रही। तो सेकंड चॉइस मिडफील्ड को वो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें यानी पहला गोल जब उन्होंने कल किया 5 मिनट में, तो उसके बाद उन्होंने कोई बहुत अर्जेंसी शो नहीं कराई बॉल को विन बैक करने में और किसी किस्म का गैर ज़रूरी पोजीशन नहीं रखा। उन्होंने अगली टीम को अटैक करने का मौका दिया और उस अटैक करने के नतीजे में जो काउंटर अटैक पर स्पेसेस बनी, उन स्पेसेस को उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और फिर 77 मिनट में जाकर उनको दूसरा गोल मिल गया और वो गेम वहाँ पर ख़त्म हो गई। तो फ्रांस की टीम भी इस तरह भी इस बार इस किस्म की जो स्ट्रैटेजी है होल्ड करने वाली और पोजीशन रखने वाली उसको यूज़ नहीं कर रही। वायरस की आपने बात की, मेरे ख्याल गालिबन 4 प्लेयर जो थे फ्रांस की टीम के वो वायरस का शिकार थे। उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने खेल पेश किया है
ओवरऑल उनकी पूरी टीम मुतासिर तो है इस वायरस से। जी हाँ, कल उनके स्टार्टिंग 11 के 2 प्लेयर बेंच पे थे, राबियो और ओपामेकानो, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप खेल रखा है। और कल ओपामेकानो को रिप्लेस किया इब्राहिमा कोनाटे ने, और राबियो को रिप्लेस किया फोफाना ने, जो लेस्टर सिटी के लिए फुटबॉल खेलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो ये दोनों उनके स्टार्टिंग 11 के प्लेयर थे। फ्रांस की इस बात की बहरहाल तारीफ होनी चाहिए कि एक लंबी उनकी लिस्ट है इंजरीज की, उसके बावजूद भी उनको स्क्वाड में इतनी डेप्थ मौजूद है कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल में आ गए हैं। अगर वो कल हार जाते मैच तो एक उनके पास ये बैकएंड पे बहाना मौजूद होता कि देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल चीज़ों में इस तरह बहाने होते नहीं हैं असल में। अगर बहाने की तरह कवर तो करना होता है। जी हाँ, और एक अच्छी खबर उनके लिए ये है कि करीम बेंजेमा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल में शिरकत के लिए कतर में मौजूद होंगे। और हो सकता है कि अगर फ्रांस की टीम जल्दी लीड हासिल कर ले तो वो शायद एजाजी तौर पर 2, 4, 5, 7 मिनट, जिस तरह पाउलो डिबाला की हम बात कर रहे थे, अर्जेंटीना ने उनको भी कुछ वक्त दिया, तो अगर फ्रांस की टीम 2 गोल करने में कामयाब हो गई तो हो सकता है कि हमें करीम बेंजेमा भी एक्शन में आते हुए दिखाई दे। नहीं जी, लुसेल स्टेडियम में ये मैच होगा फाइनल जो है जी, ये फाइनल मैच अर्जेंटीना ऑलरेडी 5 मैच खेल चुका है, ज्यादा से ज्यादा अभी तक अर्जेंटीना नहीं खेले, ये भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा। जी हाँ, ये फैक्टर फुटबॉल में बहुत ज़्यादा काउंट करता है। और फुटबॉल में अगर आप यूएफए चैंपियंस लीग से आगाह हो तो यूएफए चैंपियंस लीग में पिछला सीज़न छोड़ के उससे पिछले जितने भी 20-22 साल के यूएफए चैंपियंस लीग के सीजन हैं उसमें अवे गोल का एक रूल यूज़ किया जाता था। और वो अवे गोल का रूल ये होता था कि अगर होम टीम ने अगर अवे टीम के ग्राउंड में जाकर गोल स्कोर किया तो गोल बराबर होने की शक्ल में ये देखा जाएगा कि अवे गोल किसके ज़्यादा हैं। तो जिस ग्राउंड के ऊपर कोई टीम 4 मैच 5 मैच खेल ले तो उस ग्राउंड से वो फेमिलियर हो जाती है, उसके अंदर उतरने में कॉन्फिडेंस महसूस करती है। और लुसेल का स्टेडियम जो है वो इस वक्त हो सकता है कि अर्जेंटीना की टीम के लिए कतर में होम स्टेडियम बन चुका हो, तो ये एडवांटेज बहरहाल रहेगा अर्जेंटीना की टीम के साथ। मेसी का वैसे ये कितना वर्ल्ड कप है फाइनल में जहां तक पहुंचे हैं? 2? जी, ये मेसी का दूसरा फाइनल है। और लियोनेल मेसी के करियर का आगाज़ 2006 में हुआ। उन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ अपने करियर का आगाज़ किया 2006 में। और जो मेसी का पहला वर्ल्ड कप गोल था, मैं ये एजाज़ रखता हूँ कि मैंने वो लाइव 2006 में सर्बिया के खिलाफ वो गोल देखा था। अच्छा। और आई वाज सपोर्टिंग अर्जेंटीना एंड मेसी इन 2006 जस्ट बिकॉज ऑफ मेसी। उस वक्त हमें शायद बहुत ज़्यादा पता तो नहीं था, लेकिन हम सिर्फ मेसी से चूँकि आगाह थे और मेसी उस वक्त हमारे चाइल्डहुड आइडल थे। तो लियोनेल मेसी ने अपना जो पहला वर्ल्ड कप गोल स्कोर किया वो उन्होंने सर्बिया के खिलाफ 2006 के ग्रुप स्टेज के मैच में किया था, और उसी मैच में उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप की पहली असिस्ट भी की थी। और अब तक लियोनेल मेसी 2006 से 2022 तक ये उनका 5वां वर्ल्ड कप है, और वो गोल और असिस्ट का अर्जेंटीना के लिए गोल कंट्रीब्यूशंस का जो है वो रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। अच्छा, तो क्या खबरें हैं इनके जो कंपेटिटर्स है रोनाल्डो खैर बात कह चुके हैं इंटरनेशनल फुटबॉल को? जी, अभी तक खैर बात कहने की तो कोई न्यूज़ नहीं आई, बल्कि ये खबर आ रही है कि वो रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग बेस के ऊपर जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मोमेंटम में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और दिखाई ये दे रहा है कि वो अपना कैरियर को कैरी ऑन करेंगे। एक स्टेटमेंट इस किस्म की बहरहाल ज़रूर आई है कि वो 2024 के यूरो कप में हिस्सा लेना चाहते हैं। अच्छा जी, यूरो कप में। ठीक है जी, थोड़ी सी बात अगर अब कर ली जाए फॉर्मेशन की, उसी तरह ही लेके चलेंगे, क्योंकि अब अर्जेंटीना की टीम लुसेल स्टेडियम को अच्छे खासा तरीके से समझ चुकी है। उन्हें उन पॉइंट्स का पता चल गया कि हमारे फील्डर ने डिफेंस कहाँ पे है, मिड कहाँ पर है, स्ट्राइकर कहाँ पर है। ये फ़ायदा कहीं ना कहीं अर्जेंटीना को होगा। उसी फॉर्मेशन से जाएंगे या इसमें कोई तब्दीली ऑन स्पॉट हो सकती है? देखिए, जहाँ तक फॉर्मेशन का ताल्लुक है उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि जिस किस्म के फेरोशियस अटैक्स करते हैं किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले, इनको रोकने के लिए शायद वो 3 मैन सेंटर बैक के साथ जाएंगे। सेमीफाइनल में वो ओटामेंडी और रोमेरो के साथ आए थे सेंटर में, तो इस बार हो सकता है कि लिजांड्रो मार्टिनेज को वो भी अपने डिफेंस के अंदर ऐड करें और 3 मैन डिफेंस जो है वो अर्जेंटीना लेकर आता हुआ दिखाई दे हमें वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो ये वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना की टीम के लिए अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट होगा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अर्जेंटीना को जितने भी मैचेस मिले वो सारे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में थे, और वो सारी टीम्स ऐसी थी जो ऑन पेपर शायद अर्जेंटीना की टीम से स्ट्रॉन्ग नहीं थी। क्रोएशिया का मिडफील्ड एक ऐसा मिडफील्ड था जो उस एक डिपार्टमेंट के अंदर अर्जेंटीना के मिडफील्ड से शायद कहीं बेहतर था, लेकिन ओवरऑल अर्जेंटीना की टीम क्रोएशिया से बेहतर थी। नेदरलैंड और अर्जेंटीना के मैच के अंदर भी हमें ऑन पेपर अर्जेंटीना की टीम बेहतर नजर आई। ऑस्ट्रेलिया हो, पोलैंड हो, मैक्सिको हो, इवन सऊदी अरेबिया हो। तो अर्जेंटीना की टीम के बारे में अलबत्ता एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम ने ये बात भी पहले कर रखी है कि यू आर ऑलवेज वल्नरेबल एट 1 गोल, जब आप 1-0 की लीड के साथ होते हैं। तो अर्जेंटीना ने सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ जिसमें 1 गोल स्कोर किया, और वो मैच सऊदी अरेबिया से वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने जो भी मैचेस खेले उसमें उन्होंने 2-2 या 3 गोल स्कोर किए। तो अर्जेंटीना के अंदर ये कैपेबिलिटी बहरहाल मौजूद है कि वो 2 गोल 3 गोल स्कोर करने वाली टीम है। तो इसके लिहाज से मतलब कि 1 गोल के बाद गेम को ड्रैग नहीं करते, कोशिश करते हैं कि मजीद गोल किए जाएं ताकि प्रेशर जो है ओपोनेंट पे उनका ही रहे।
अच्छा, फाइनल पे तो अभी 2 दिन हमारे पास मजीद है, उस पर बात हो जाएगी। थर्ड पोजीशन के लिए अब बात कर ली जाए क्रोएशिया और मोरक्को की। मोरक्को ने कल जो गलतियां की उस तरह से नहीं कह सकते गलत है कि अगर बी पॉजिटिव रहा जाए, गोलकीपर ने ट्राई किया नहीं हो पाया, उससे कबल क्वार्टर फाइनल में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शायद प्रेशर मैच की वजह से वहां पर 2 गोल कंसीड हुए। जी हाँ, प्रेशर मैच जो होता है, वो जो पहला गोल उन्होंने कंसीड किया, और मेरा ख्याल है कि वो बॉल डिफेंस को क्लियर करना चाहिए था, और इतनी देर तक अगर बॉल सर्कल के अंदर रहे, 12 यार्ड बॉक्स के अंदर रहे, तो फिर वो कहीं ना कहीं गोल में कन्वर्ट हो जाता होता है। और उस गोल में मैं कहीं ना कहीं यासीन बोनो को भी थोड़ा सा, मतलब टेक्निकली ये बात अगर कही जाए कि उनको वो एंगल कवर करना चाहिए था, जो एंगल उन्होंने कवर किया, क्योंकि नियर पोस्ट से अगर गोलकीपर गोल खा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गोलकीपर की पोजीशनिंग में मसला है। लेकिन उस बॉल को ओरिजिनली जो है वो क्लियर होना चाहिए था डिफेंस की जानिब से। उस गोल में जो फ्रांस के सेंटर बैक हैं राफेल वरान, उनका जो थ्रू पास है जो उन्होंने ग्रीजमैन को दिया, उस पास की बहुत ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए, वो बहुत शानदार पास था। लेकिन उसके बाद जो ग्रीजमैन का क्रॉस था, उस क्रॉस को कवर करने में वो कहीं ना कहीं डिले कर गए, जिसकी वजह से वो गोल पड़ा। और दूसरा गोल भी अगर आप देखें तो एम्बापे का जो शॉट था, जो उन्होंने गोल की तरफ ओरिजिनल अटैम्प्ट ली थी, वो डिफ्लेक्ट होकर कोलो मुआनी के पाँव में गई थी। तो कहीं ना कहीं बैड लक भी थी थोड़ी सी, और जाहिर है कि इनएक्सपीरियंस भी था। पहली बार वो टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आई थी, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस फ्रांस के मुकाबले में जाहिर है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और मराकेश की टीम अगर थोड़ी सी मजीद कुछ अरसा इन प्लेयर के साथ खेलती रहे तो हो सकता है कि वो अगले वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह हमें ब्रेक थ्रू करती हुई नजर आए, क्योंकि ये टीम अभी यंग है, इसमें बहुत सारे अशरफ हकीमी हैं, हकीम जियेश हैं, ये 2 बहुत यंग प्लेयर हैं। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की हम बात करते चले आ रहे हैं, ये एक मॉडल भी है, एक केस स्टडी भी है मराकेश की फुटबॉल, पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए भी, कि अगर पाकिस्तान के फुटबॉल को भी ग्रो करना है तो हम यहाँ से सबक लर्न कर सकते हैं उनसे भी। तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, उसके अंदर उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स के अंदर और बिलखुसूस फुटबॉल के अंदर, और उसका नतीजा जो है उन्होंने इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर देख लिया। नहीं तो यहाँ तक पहुँचने के बाद फीफा रैंकिंग में भी ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा इनकी पोजीशन पे। अभी किस टाइम किस स्पॉट पे 21st पोजीशन पे है इस वक्त, और जाहिर है वर्ल्ड कप जब कंक्लूड होगा तो उसके बाद दोबारा से रैंकिंग मेरी शफलिंग होगी, तो ये इंशाल्लाह टॉप 20 में इस दफा खेल चुके हैं और वो टॉप 20 इस सेमीफाइनल के खेलने से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक फायदा ये भी होगा कि जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसमें अफ्रीका से 3 टीम्स एक्स्ट्रा क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। इसकी क्या वजह? क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड एक कोटा होता है। यूरोप की टीमें आप देखते हैं कि हर साल ज़्यादा आती हैं, इस बार 32 में से 16 टीम यूरोप की थी। वो इसलिए थी कि पिछले वर्ल्ड कप में 4 टीमें जो है वो यूरोप क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल में। तो परफॉर्मेंस बेस्ड कोटा की बेस पर अगले वर्ल्ड कप में टीम्स वैसे भी इंक्रीज की जा रही हैं, 48 हो जाएंगी 32 से। अच्छा। लेकिन क्योंकि एक टीम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल के लिए, तो वो साथ ही जो है वो उस कोटा के तहत 3 टीम मजीद क्वालिफाई करेंगी। और कॉन्का काफ रीजन जो है, अमेरिका, मैक्सिको और ये वाला जो रीजन है, इसमें से कम टीम्स आएंगी, लेकिन वो बैलेंस इस तरह से हो जाएगा कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा चूंकि होस्ट नेशंस होंगी तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर देंगे वर्ल्ड कप। ठीक है, तो अहमद साहब, एशिया में फुटबॉल की कोई लीग वगैरह नहीं होती जिसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करे, या पाकिस्तान की इंटरनल कोई लीग्स ऐसी होती हो जहाँ से कुछ दिख सके कि फ्यूचर में ये परफॉर्म कर सकते हैं? जी, हम अपने शायकीन के लिए ये बताते चलें कि हम जो हमारे नेक्स्ट आने वाले शो हैं कल और परसों को, उसमें इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के फुटबॉल और लोकल जो हमारी फुटबॉल है इस वर्ल्ड कप का फायदा उठाते हुए GNN चैनल के तवस्सुत से इसके ऊपर तफसील से बात भी करेंगे। इस पर ठीक है, मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और ये सिलसिला गुफ्तगू हमारा जारी है।